एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अब तक हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और नॉलेज हब के ऊपर सारी क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 219। 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं हरियाणा सीईटी एग्जाम 2025 का जो होगा उसके लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, इसके अंदर आपसे 100% पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका एक पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा और डिटेल में आपको इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। इस पेपर के अंदर जो पैटर्न तैयार किया गया है, जो एग्जाम का जो पैटर्न तैयार किया गया है, ये सेम उसी पैटर्न पर है जो HSSC पूछेगी पेपर में। यानी कि इसमें जीके भी है, कंप्यूटर के प्रश्न भी हैं, इसके अलावा हरियाणा जीके के प्रश्न भी हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये जो 7 टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न दिए जाएंगे पेपर में, वो 7 टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 100% जो है वो इन 7 टॉपिक से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए पिकअप किए गए हैं इसके अंदर। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहा है वो ध्यान रखना, 18 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। अच्छा, इस क्लास की PDF भी आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी क्लासेस की। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, क्योंकि सीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तैयारी आपने कर ली होगी अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिविज़न के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है और ये उनकी हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में पूछने के लिए। तो अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम जो करेंगे वो देखेंगे जीके के प्रश्न, फिर कुछ इसके अंदर आएंगे कंप्यूटर के प्रश्न, उसके बाद आएगी हमारी हरियाणा जीके, इसी सीक्वेंस में फिर आएगा इंग्लिश, फिर आएगी हिंदी, उसके बाद गणित और लास्ट में आएगा रीजनिंग का। ये 7 टॉपिक एक सीक्वेंस में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 1 बाय 1 करके। आराम से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर देखना है, उसके बाद आपको डिटेल में सॉल्यूशन इसका करवाया जाएगा। PDF आपको मिलेगी नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना। जीके का है, पहला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? वारकरी समुदाय, वारकरी जो संप्रदाय है इसकी जो मुख्य पीठ है, यानी कि जो मुख्य जो मठ है इनका, वो कहाँ पर है? श्रृंगेरी, पंढरपुर, नादिया या फिर वाराणसी में? तो वारकरी समुदाय, इनका जो मुख्य पीठ है, जो मुख्य गढ़ है इनका, वो हम पंढरपुर में। कहाँ पर है? पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। पंढरपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, जो वारकरी जो समुदाय होते हैं किसकी पूजा करते हैं? ये करते हैं विट्ठल की। विट्ठल भगवान क्या होते हैं? जो भगवान कृष्ण जी होते हैं ना, उनका विट्ठल रूप होता वो, उसकी पूजा करते हैं वारकरी संप्रदाय। पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर इनका मुख्य पीठ है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। विट्ठल भगवान की ये पूजा करते हैं, ध्यान रखना, जो कृष्ण जी का स्वरूप है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक कथन ए है और आर उसका कारण बताया गया है। आपको बताना ए और आर सही है या गलत है, या फिर दोनों एक दूसरे का सही निष्कर्ष करते हैं या नहीं। कथन दिया है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही बात है। बलबन ने सारा जो लो रक्त की नीति अपनाई थी, सारा शासन बलबन के हाथों में था, इसका जो शासन था शक्तिशाली इसने बनाया था। बिल्कुल सही बात है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही बात है। जो नॉर्थ वेस्ट में जो बाउंड्री थी उसको मंगोल आक्रमणकारियों से बचाना चाहता था, ठीक है। लेकिन कथन एक का जो कारण है, इसका दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। बलबन शक्तिशाली था, सारी सत्ता इसके हाथों में थी, सही बात है। इसने मंगोलों के आक्रमण से भी सुरक्षित करने की सोची थी, वो भी बात सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दोनों कथन और जो कारण है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आर की, ए की जो व्याख्या वो आर नहीं है, ठीक है। कथन दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है कि गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा करी थी?
जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस यानी कि किसने करवाया था, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका था गांधी इरविन समझौता का? मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, तेज बहादुर सप्रू या फिर चिंतामणि? तो वो था तेज बहादुर सप्रू का। गांधी इरविन समझौता करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तेज बहादुर सप्रू का। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अच्छा, गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी समझौते के कारण जो लंदन में दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें गांधी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी इरविन के कहने पर। गांधी इरविन समझौता होने के बाद गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जो इरविन समझौता 1931 को हुआ था। और जो गांधी इरविन समझौता होते ही कौन सा आंदोलन रद्द हो गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वो रद्द कर दिया था महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता होते ही। और इसके बाद इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड कौन होते हैं? राष्ट्रपति सचिवालय के नियंत्रणाधीन पुलिस बल, संसदीय फोर्स, ए यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस, या इनमें से कोई नहीं। देखो, दिल्ली पुलिस की यूनिट भी नहीं होती, पार्लियामेंट्री फोर्स भी नहीं होती, ए पुलिस फोर्स कंट्रोल अंडर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के ये नहीं होती। इसमें क्या होते हैं? राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड होते हैं उसमें कौन होता है? जो घुड़सवार जो आर्मी होती है वो होती है। घुड़सवार जो इंडियन आर्मी होती है वो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड होते हैं। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट को कई बार 15 अगस्त से 26 जनवरी पर जैसे जाते तो कहीं भी देखा होगा ना, वहाँ से आते हैं राष्ट्रपति भवन से, तो आगे पीछे घुड़सवार होते हैं। पुरानी रीति रिवाज है तो, लेकिन तब से घुड़सवार आर्मी ही इनके बॉडीगार्ड होते हैं मुख्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? यानी कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको बनाने के लिए, जिसको अगर हम स्थापित भी करेंगे तो उसमें कच्चे माल की ज़रूरत नहीं है? देखो, कोई भी उद्योग कुछ भी चीज़ बनाए तो कच्चे माल की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम सीमेंट बनाते हैं तो उसमें भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है बहुत सारी, अगर सीमेंट भी हम बनाए तो। लेकिन एक उद्योग ऐसा है जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अगर हम चीनी बनाए तो गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी, गन्ना क्या है? कच्चा माल है। सीमेंट में भी पड़ेगी, लौह इस्पात में भी जो कच्चा लोहा वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, बिजली का बोर्ड वगैरह, इसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कच्चे माल की आवश्यकता मतलब इसका है कि बाकी सभी में अगर 100% कच्चा माल चाहिए तो इसमें मात्र 5% में ही काम चल जाता है। हल्का बहुत प्लास्टिक चाहिए इसमें बस। इलेक्ट्रिक्स का जो कुछ बनाने इसमें हल्का बहुत प्लास्टिक का चाहिए, कोई कच्चा माल इसमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक फैक्ट्री इसमें जो कच्चा माल वो नहीं है। कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती, इतनी ज़्यादा जिसमें बाकी उद्योगों में होती है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित नगर निगमों में से कौन सा हाल ही में 6 लेन एक्सप्रेस वे हैं उससे संबंधित है? 6 लेन एक्सप्रेस वे से कौन से नगर संबंधित है? कौन से 2 नगर जोड़े गए हैं हाल में ही? तो वो जो 2 नगर जो जोड़े गए हैं वो है मुंबई और पुणे। महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया गया है हाल फिलहाल में, और मुंबई और पुणे को आपस में ये जोड़ता है 6 लेन एक्सप्रेस वे। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि इनमें से कौन सी जो तरंग है वो यांत्रिक तरंग है, यानी कि मैकेनिकल वेव है? इनमें से कौन सी किरण है जो मैकेनिकल वेव है? कौन सी वेव है? रेडियो वेव, एक्स वेव, लाइट वेव या फिर साउंड वेव? देखो, जो मैकेनिकल वेव होती हैं ये वो तरंगें होती हैं जिनको मतलब गुजरने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन वेव्स को बहने के लिए, चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, या तो एयर होनी चाहिए या वाटर या फिर कोई सॉलिड मीडियम, कैसा भी कोई मीडियम हो, ट्रैवल करने के लिए इनको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो होती है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है जो मैकेनिकल वेव है? और वो है साउंड। साउंड को मतलब ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड सबसे अधिक साउंड की स्पीड किस में होती है? सॉलिड के अंदर ही ध्यान रखना, साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है सॉलिड के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, साउंड वेव है जो मैकेनिकल वेव्स होती है। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या लिखा है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो प्राकृतिक अम्ल है जो अंगूर के अंदर पाया जाता है?
सफिशिएंट क्वांटिटी में, यानी कि अत्यधिक मात्रा में। देखो अंगूर के अंदर दो अम्ल पाए जाते हैं, एक ध्यान रखना, अंगूर के अंदर दो अम्ल पाए जाते हैं, एक होता है टार्टरिक एसिड और एक होता है मैलिक एसिड। अंगूर के अंदर, अंगूर जो खट्टा है इसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है और एक होता है मैलिक एसिड। लेकिन प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें टार्टरिक एसिड। अंगूर के अंदर अत्यधिक मात्रा में होता है टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड भी पाया जाता है लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल, जो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। लेकिन अगर टार्टरिक ऑप्शन में नहीं है तो आपको मैलिक भी लगा सकते हैं। ये लगभग 70-80% पाएगा, ये लगभग 10 से 20% के तकरीबन ये मिलता है मौलिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक पहले तो उत्तर होगा इसका टार्टरिक। अगर गलती से टार्टरिक ऑप्शन में नहीं है तो आपको मैलिक एसिड ऑप्शन में लगाना है, ये ध्यान रखना इसका अंगूर के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 9, अजोला क्या है? अजोला जो होता है वो एक एक्वेटिक फर्न है, एक जलीय फर्न होती है, जल के अंदर जो पैदा होती है वो है अजोला। ठीक है, जलीय घास है एक किस्म की है। प्रश्न नंबर 10 दिया है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कब होता है? जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, जो सूर्य की किरणों से जो हमें मिलती है, उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का तो कोई काम ही नहीं है, प्रकाश किरण का कोई मतलब नहीं इसका। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, तो इसमें तो हम लाइट एनर्जी लेते ही नहीं है। स्पैविंग क्या होता है? स्पैविंग कुछ भी नहीं होता, स्पैविंग होता है जोर लगा के छींकना, कुछ और करना, तो स्पैविंग का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वो होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे लेते हैं, सूर्य की किरणों से प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, उसके बाद उससे ही अपना भोजन बनाते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 11 दिया है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किस देश के राजनयिक मिशनों को 5वें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ विच कंट्री वर ऑनर्ड विद द 5th मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड इन यूएई? किस देश को जो है विदेश मंत्री को, जो डिप्लोमेट्स है, उनको ये अवार्ड दिया गया है? अमेरिका, भारत, बांग्लादेश या फिर इटली? तो वो है भारत का। भारत के जो राजनीतिक मिशन हैं उनको मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूएई के अंदर। ठीक है, ये कब का डाटा है? ये है मई 2024 का। कब की बात है ये बात है मई 2024 की, लगभग 11 महीने पहले की। पेपर में जो करंट आएगी वो 1 साल पहले तक की करंट आएगी, 2024 की करंट जरूर आएगी, तो इग्नोर मत करना 2024 के करंट अफेयर को भी। अगला प्रश्न नंबर 12, आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि कितनी है? देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें तो विनर कौन था? इंडिया। रनर अप कौन थी? साउथ अफ्रीका। भारत जीता था, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर इसमें रही थी, ये ध्यान रखना। अब इसमें कहा कि जो टोटल प्राइज मनी कितनी थी T20 वर्ल्ड कप के लिए? टोटल प्राइज मनी जो इसमें थी वो थी $11.25 मिलियन। 11.25 यानी कि $11.25 मिलियन। अगर हम हरियाणवी भाषा में बात करें तो $11.25 मिलियन टोटल इसमें इनामी राशि रही है। कुल टोटल जो पुरस्कार दिया गया है वो 11.25 मिलियन का T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। प्रश्न नंबर 13 की एक्स और वाई द्विआधारीय चर के रूप में तो उनका वुलन एक्सप्रेशन। देखो वुलन एक्सप्रेशन आपके काम का नहीं है, आपने नहीं पढ़ा वुलन एक्सप्रेशन। x.y.0 है तो इसका जो वुलन एक्सप्रेशन वो 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा, थोड़ा हाई लेवल का दे दिया ये प्रश्न है, वो कंप्यूटर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का है थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? जो हम डाटा ट्रांसफ़र होता है, जो हमारा जो नेट भी यूज करते हैं, तो जो स्पीड होती है जो डाटा ट्रांसमिशन की, वो हम किस में मापते हैं? तो वो हम स्पीड देखते हैं वो अब तो हम देखते हो तो किस में स्पीड आती है? वो MBPS में। कहते हैं ना इतनी MBPS स्पीड आ रही है, MBPS नहीं होता। MBPS का मतलब है कि स्पीड कितनी तेज़ बढ़ गई। अगर इसकी बेसिक यूनिट पूछी जाए तो वो होती है BPS, बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड ये डाटा ट्रांसमिशन की बेसिक यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड। उसके बाद तो अगर नेट की स्पीड बढ़ेगी तो MBPS, अब आगे अगर ना नेट 6G आएगा तो फिर GBPS की स्पीड होने लग जाएगी MBPS की जगह। जितना फास्ट नेट आएगा GBPS, MBPS, टेराबाइट्स उसमें आने लग जाएगी।
तो जो बेसिक यूनिट होती है डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए वो होती है बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख के करना। अगला है प्रश्न नंबर 15। देखो कंप्यूटर के प्रश्न कोशिश करना इंग्लिश में ही पढ़ो। कंप्यूटर के अंदर एक टर्म होती है CLI, जो यूजर इंटरफेस से संबंधित है। तो CLI की फुल फॉर्म क्या होती है? CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, ये CLI की फुल फॉर्म होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को खालिस्तान मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। देखो 2016 का डाटा है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेट और टाइम दिया गया है कि 11 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगर इसमें डेट पूछता तो 2016 का डाटा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन एक चलाया था 2016 के अंदर। क्या दिवस था, किस उपलक्ष्य में चलाया गया था? तो ये था बेटी दिवस को मनाने के लिए। बेटी दिवस को मनाने के लिए 11 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक सोशल मीडिया कैंपेन इसके लिए चलाया था। ठीक है, बेटी दिवस के लिए, डॉटर्स डे। आगे है प्रश्न नंबर 17। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था लड़कियों को बचाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में सभी लड़कियों के बैंक अकाउंट खाते खोले गए थे। तो कौन सी स्कीम थी, किस नाम से उन खातों को खोला गया था? धनलक्ष्मी, धन सुकन्या समृद्धि या फिर कन्याश्री? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो स्कीम चला रखी है सरकार ने वो होता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है, और इसमें क्या करते हैं कि जो बच्चा होता है उसका, जो लड़की होती है छोटी गुड़िया, उसका खाता खोल देते हैं बैंक में, आप खुलवा सकते हैं। और उसमें हर साल 250 रुपये कम से कम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हैं हर साल उस लड़की के नाम से, गुड़िया के नाम से। ठीक है, कम से कम 250 रुपये पूरे साल की बात हो रही है, और मैक्सिमम 1.5 लाख। फ़ायदा क्या है इसमें? अगर आप टैक्स पेयर हो तो 1.5 लाख पे आपको छूट मिलेगी, आपका टैक्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि में एक अकाउंट खुलवा रखा है, 1.5 लाख रुपये अगर आप साल के देते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें क्या कंडीशन होती है कि कम से कम जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, उसी का एक अकाउंट ओपन होगा। और मैक्सिमम 18 साल की जब तक गुड़िया होगी तब तक आपको हर साल इसके जो किस्त है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, जितने भी आप अकाउंट खुलवाते हो, जो भी रुपये आप पे करते हो उसकी। जैसे 18 साल की होगी उसके बाद आपको पे नहीं करना, और उसके बाद 21 साल की होने के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, आप पैसे निकलवा सकते हैं। या फिर जब भी आप इसकी शादी करते हैं तब आप ये अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। देखो भारत में पहले तो थे 27 राज्य, फिर हो गए थे 28, फिर हो गए थे 27। अब भारत के अंदर टोटल लास्ट में अगर हम फाइनल बात करें भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 6 हुए, फिर 6 में 2 जोड़ के 8 हो गए। जो दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव हो, दोनों एक जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ तक हमारी जीके पूरी हो गई, प्रश्न नंबर 18 तक। अब प्रश्न नंबर 19, यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होएगी। प्रश्न नंबर 18 तक हमने जीके के और कंप्यूटर के प्रश्न हमने देखे हैं। अब करेंगे प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से शुरू होती है हमारी हरियाणा जीके। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं अगर हम ऐसे बताइए हरियाणा है तो ये इधर अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला, इन तीनों जगह पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और ये हरियाणा नॉर्थन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है हरियाणा का। तो ये किस हिस्से में है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अरावली की बात करें तो वो नीचे दक्षिण हरियाणा की तरफ है। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व हरियाणा में बात करें तो वहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ मुख्य 3 ही जिलों में हैं, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं।
प्रश्न नंबर 20 दिया है कि गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। देखो मेवे कौन थे, ये थे मेवात के रहने वाले, मेवात के रहने लुटेरे थे, जो भी आता जाता रात को उनको ये लूटते थे। तो बलबन ने इनको नष्ट करना प्रयास कब किया था। देखो इसके दो उत्तर दिए गए, एक जगह 1265 दिया है, एक जगह 1266 दिया है। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर अगर हम बात करें गूगल की सहायता से देखें तो उसका उत्तर है 1266 में। 1266 में बलबन ने इन मेवों को हरा दिया था। ठीक है, लेकिन गलती कहाँ है, इसने ये पूछा कि प्रयास कब किया था, तो प्रयास किया था 1265 में। 1265 में बलबन ने पहली बार ट्राई करी थी और 1266 में इनको हरा दिया था। ठीक है, तो प्रयास कब किया था, 1265 के अंदर बलबन ने जो मेवे थे उनको हराया था। ये मेवात के रहने वाले थे, हरियाणा में मेवात डिस्ट्रिक्ट के। प्रश्न नंबर 21 दिया कि ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध। देखो ऊन कहाँ होगा, जहाँ पे कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कहाँ बनते हैं ये बनते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ बनते हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो ऊन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है ऊन उद्योग के लिए हरियाणा में, और वो है पानीपत। प्रश्न नंबर 22 है कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल या उपरोक्त सभी। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। प्रश्न नंबर 23 है जो परली होती है, परली जो गहना होता है वो कहाँ पहनते हैं। परली पहनते हैं गले में। परली जो होता है, जो महिलाओं का आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, गले के अंदर वो पहना जाता है। प्रश्न नंबर 24 दिया कि किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डीएसपी नियुक्त किया गया था। डीएसपी नियुक्त किया गया था, कौन सी एक महिला पहलवान थी, फीमेल रेसलर थी। तो वो जो फीमेल रेसलर थी वो थी गीता फोगाट। अच्छा एक डाटा कब का है, ये है 2016 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना CWC, उसमें गीता फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। उसी के उपलक्ष्य में 2016 में हरियाणा ने गीता फोगाट को डीएसपी अपॉइंट किया था। अब तो अलग ही कहानी चल रही है, अब का बात नहीं है, 2016 की बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अब तो ये पॉलिटिशियन हो रही है, मतलब MLA बनी हुई है ये तो। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि निम्नलिखित कौन सी बाल विकास योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। कौन सी बाल विकास योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। समेकित बाल विकास परियोजना, बाल स्वास्थ्य परियोजना, शिशु पोषण परियोजना या फिर असहाय बाल विकास परियोजना। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी जो बाल विकास से संबंधित जो परियोजना है वो है समेकित बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना ये संबंधित है। इसका दूसरा नाम भी है एकीकृत बाल विकास परियोजना। एकीकृत, समेकित की जगह एकीकृत भी होता है, ये एकीकृत बाल विकास परियोजना इसका नाम है। और ये 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होती है बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 दिया है हरियाणा का कौन सा गांव प्रथम खुला शौच मुक्त गांव बना और इसका नाम ट्रंप गांव रखा गया। ODF यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच बंद हो गई है सबसे पहले, और इसका नाम बाद में जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है उसके नाम पर रखा गया है। तेजाखेड़ा, मरोड़ा, चौटाला या फिर रानपुरा। तो ये था मरोड़ा गांव है, और ये कहाँ पर है, ये मेवात के अंदर है। मेवात के अंदर ये गांव है जो पहला खुले में शौच मुक्त गांव बना और इसका नाम ट्रंप गांव और रखा गया है। ठीक है, मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा जिला रेतीला नहीं है। देखो हरियाणा में जो रेतीला है ना, रेतीला जिले की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इधर से भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये सारे ज़िले हैं, ये लगभग रेतीले ज़िले के अंदर आते हैं। दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वो सारे रेतीले ज़िले में आते हैं। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट रेतीले हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र है, ये मैदानी भाग है, हरियाणा के बीच में है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो रेतीला भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लेना इनमें से। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी नेताओं का नेतृत्व किया था। बल्लभगढ़ का कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। राजा कर्ण सिंह, राजा सूरजबान, राजा सत्यपाल या राजा नाहर सिंह। तो वो था राजा नाहर सिंह। देखो बल्लभगढ़ के अगर शासक की बात आए, अगर आपको उत्तर नहीं आए ना तो राजा नाहर सिंह पे तुक्का लगा देना। फरीदाबाद बल्लभगढ़ का जिक्र आए और अगर आपको उत्तर नहीं पता
उस समय की बात हो तो राजा नाहर सिंह, तुक्का लगा देना, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। प्रश्न नंबर 29 है कि दमदमा झील किस जिले के अंदर है? दमदमा झील गुड़गांव, रोहतक, हिसार या फिर फरीदाबाद? तो दमदमा झील है, ये है कहाँ पर है? सोहना के अंदर। सोहना तावड़ू आपने नाम सुना होगा, तो सोहना के अंदर दमदमा झील। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये गुड़गांव के अंदर। सोहना तहसील है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोहना तावड़ू आपने नाम सुना होगा, तो सोहना है ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दमदमा झील है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 31 मई 1994 को। देखो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आंसर की में गलत दिया, ऑप्शन बी दिया, वो गलत है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। जो आप PDF डाउनलोड करेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें आंसर की मिलेगी लास्ट में, तो उस आंसर की में इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया है जो गलत है, आप करेक्ट कर लेना, ऑप्शन डी इसका उत्तर आएगा। पहला वित्त आयोग हरियाणा में गठन किया गया था 31 मई 1994 को। 31 मई 1994 को किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा का जो शीतला माता मंदिर है किस वास्तुकला पैटर्न पर डिजाइन है? शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। तो पूछे किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया वो मंदिर? हरियाणवी पर, राजस्थानी, मुगलई या फिर जनरल? तो वो है राजस्थानी कल्चर के ऊपर सारा का सारा। जो शीतला माता मंदिर जो बनाया गया है वो राजस्थानी जो वास्तुशिल्प पैटर्न है उस पर है, लेकिन उसमें कुछ झलक मुगल की भी दिखाई देती है, भी ध्यान रखना। 90% हिस्सा वो राजस्थानी बना है, लेकिन 4-5% उसमें मुगलई भी झलक दिखाई देती है। मुगलई जो वास्तुशिल्प है वो भी दिखाई पड़ता है। तो किस शैली में बनाया? वो राजस्थानी डिजाइन में बनाया गया है, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना उस पर कुछ असर मुगलई जो शैली है उसका भी देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है? चीफ मिनिस्टर रत्न अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, किनको दिया जाता है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना से, खेलकूद से, प्रशासन से या फिर औद्योगिक श्रम से? तो मुख्यमंत्री जो रत्न अवार्ड है उसका संबंध है औद्योगिक श्रम से। जो इंडस्ट्रियल लेबर होती है उनको दिया जाता है चीफ मिनिस्टर रत्न अवार्ड। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 32 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल जो लेबर है उसको ये दिया जाता है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। प्रश्न नंबर 33 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे अधिक महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। गुड़गांव, भिवानी, करनाल या फिर फरीदाबाद? तो सबसे अधिक महिलाएं जो है वो थी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक महिलाएं वो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे अधिक पढ़ी लिखा कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे अधिक पढ़ा हुआ है? फरीदाबाद, भिवानी, गुड़गांव या रोहतक? तो वो क्या आएगा? गुड़गांव। ये प्रश्न ना CT का जो प्रीलिम्स हुआ था ना पहले वाला CT, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है सूरजकुंड शिल्प मेला कब लगता है? देखो आंख बंद करके देख लेना, सूरजकुंड के ऊपर 1001% पेपर में प्रश्न आएगा। सूरजकुंड प्लस कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट प्लस हरियाणा के जो मंत्रिमंडल बना है वो, तो सूरजकुंड का जो मेला लगता है वो हर साल लगता है फरवरी के अंदर, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फरवरी, फरीदाबाद, ठीक है। और अब की बार जो थीम स्टेट बने थे वो कौन सा था? एक तो मध्य प्रदेश था, दूसरा आपको बताना है, और थीम जो कंट्री बने थे, देश बने थे, वो बने थे बिम्स्टेक के। अब की बार 2 थीम स्टेट बनाए गए थे, एक मध्य प्रदेश था, दूसरा आपको बताना है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा था, और देश थे बिम्स्टेक कंट्रीज। प्रश्न नंबर 36 दिया कि हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल की अगर ऊंचाई से देखें तो हरियाणा कितना ऊपर है? हरियाणा का जो मैदानी भाग हो कितना ऊपर है? तो समुद्र तल की ऊंचाई से हरियाणा का जो मैदानी भाग हो वो 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है। 700 से 900 फीट ऊंचाई पर है हरियाणा का मैदानी भाग। प्रश्न नंबर 37 है फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में कहाँ पर किला बनाया? देखो फिरोज शाह तुगलक का जिक्र आए ना तो हिसार और फतेहाबाद में घूम लेना। हिसार और फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक का काम था उधर। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो 1354 में किला बनाया था वो कहाँ बनाया था? हिसार के अंदर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो किला बनाया था 1354 में वो कहाँ बनाया था? हिसार के अंदर। हिसार का पूरा क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र हैं?
कितने प्रतिशत, जो हरियाणा की अगर सारी भूमि को अगर 100 मान ले तो कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है हरियाणा की भूमि पर? 2.5%, 5%, 3.6% या फिर 8.5%? तो वो है 3.59% भूमि पर। 3.59% भूमि पर अगर पूरा हरियाणा अगर 100 मान ले तो 3.59 हिस्से पर वन है। किलोमीटर की बात करें तो लगभग 1603 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए वन बस हरियाणा में। 1603 स्क्वायर किलोमीटर में हरियाणा के भूभाग पर वन क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 39 है, एशिया का सबसे बड़ी जो प्राइवेट टाउन प्लानिंग है डीएलएफ, डीएलएफ कहाँ पर है? तो आपने नाम सुना होगा डीएलएफ सिटी, और ये है गुड़गांव के अंदर। डीएलएफ जो प्राइवेट जो टाउन परियोजना है ये कहाँ पर है? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा करी थी कि वह क्या यानी किस को स्मार्ट सिटी बनाएगा। 2015 में कहा था हरियाणा सरकार ने कि हम एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो वो कौन सा शहर था? गुड़गांव शहर था। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न हो गए हमारे इस प्रैक्टिस सेट के। 40 का मतलब क्या है? जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जी के 3 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। प्रश्न नंबर 41 से अब हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, नॉलेज हब का नॉलेज हब ज्वाइन कर लो। पहली बार क्लास देखो, नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं और यहां से शुरू होती है हमारी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है आपको एंटोनियम बताना है, और जो वर्ड दिया है वो है हाइडस। एंटोनियम यानी कि विलोम आपको बताना है हाइडस का। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हाइडस का मतलब होता है भद्दा, गंदा दिखना, भद्दा दिखने वाला वो। आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम यानी कि इसका उल्टा बताना है। भद्दा इंग्लिश में बोलते हैं इसको अगली। अगर इसका सिनोनियम पूछता ना तो इसका अगली हो जाता। हाइडस और अगली दोनों का मतलब है भद्दा यानी कि गंदा दिखने वाला। ये तो होगा इसका सिनोनियम, लेकिन पे क्वेश्चन पूछा इसका एंटोनियम, इसका उल्टा पूछा है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर दिखने वाला, और अगली यानी कि भद्दा दिखने वाला। ठीक है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ब्यूटीफुल, और सिनोनियम पूछता तो अगली हो जाता। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, वन वर्ड आपको बताना है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ जो मछलियां हैं वो तैर रही ज़्यादा संख्या में, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो हर्ड होता है, ये बोलते हैं भेड़ों के झुंड को। भेड़ जो होती है ना, जो पशुओं का जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं, HERD। मोब बोलते हैं भीड़, अनियंत्रित भीड़ को। मोब लिचिंग आपने सुना होगा, जो पत्थरबाजी करते लोग आगाज नहीं कर देते, वो होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है, और इसको बोलते हैं शोल, SHOAL, शोल। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ ज़्यादा मछलियों के झुंड को कहने का मतलब ये है, शोल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें भी वन वर्ड बताना है। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो सिर्फ अपने मजे के लिए करता है, उसका कोई ये प्रोफेशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एमेट्योर। एमेट्योर उसको बोला जाता है, उसको जो भी आदमी जो काम करता है वो अपने खुशी के लिए करता है, ये उसका व्यवसाय धंधा नहीं है। वॉलंटियर होता है स्वेच्छा से किसी काम में शामिल होना। एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन तो अलग चीज़ हो गई, तो इसको बोलते हैं एमेट्योर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 और 45, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो पहले में तो है अमेंडमेंट, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है अमेंडमेंट की, और वो है AMENDMENT, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। 45 में ये दिया है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग आएगी QUANTITATIVE, क्वांटिटेटिव, QUANTITATIVE। ये अमेंडमेंट की स्पेलिंग है, ये क्वांटिटेटिव की स्पेलिंग है, दोनों स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, और ये दिया है ईडियम, और वर्ड दिया है टू हैंग टुगेदर। टू हैंग टुगेदर यानी कि एक साथ घूमना फिरना। टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ये आएगा, ऑप्शन सी उत्तर होगा। टू हैंग टुगेदर हम कहते हैं कि हैंग आउट कर लो, यानी कि थोड़ा बाहर घूम लो, तो ऐसे है टू हैंग टुगेदर यानी कि टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, एक साथ एक दूसरे से जुड़ा रहना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, इसमें भी आपसे इडियम पूछा है और ये दिया है कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे। और इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो होता है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कॉल इट ए डे मतलब दिन खत्म हो चुका है। कॉल इट ए डे यानी कि जैसे 5 बज गए तो हम कहते हैं ना कॉल इट ए डे यानी कि आपकी ड्यूटी का टाइम खत्म आज का। तो होता है कि डिसाइड करना टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ काम करने के लिए डिसाइड करना कि अब ये हम काम आगे नहीं करेंगे, रोकने के लिए। ठीक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये फिल इन द ब्लैंक है। यू कैन विजिट मी ऑन ब्लैंक एट 4 o'clock। आप 4 बजे आ सकते हो किस दिन। देखो टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, इन सब ये को फिक्स नहीं है। टुडे, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, इनमें कोई ऐसा प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, तो इनके साथ ऑन नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ यू कैन विजिट मी टुमारो, यू कैन विजिट मी टुडे, यू कैन विजिट मी नेक्स्ट मंथ। लेकिन इसमें यू कैन विजिट मी ऑन, ऑन का मतलब कोई फिक्स है किस दिन, संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कोई भी नाम हो गया यहाँ पे तो ये फिक्स आएगा यहाँ पे। अगर टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये कुछ आता तो ऑन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑन प्रोपोजिशन आई है तो इसके साथ संडे आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। जस्ट आर द ब्लैंक ऑफ गॉड, ये एक कहावत है। जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, जैसे 2 and 2 makes 4 होता है, ऐसे ये भी कहावत है कि जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पोर्शन के अंदर है सेंटेंस में। सेंटेंस दिया है, आई एम फास्टली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू इस सही है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ पर है, इसमें है फास्टली के अंदर। आई एम फास्टली एक्साइटेड नहीं आएगा, फास्टली तो सेंस ही अलग चेंज हो रही है इसकी। इसमें आएगा आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक, आई एम वेरी एक्साइटेड, फास्टली जो वर्ड है ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आई एम एक्साइटेड, सिंपल इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ओनली गोट ए स्कॉलरशिप एंड ऑल्सो ए गुड जॉब। ये सेंटेंस हालांकि कंप्लीट नहीं दिया गया है इसमें, बट इसमें आएगा ओनली गोट ए स्कॉलरशिप बट ऑल्सो, नॉट ऑल्सो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बट ऑल्सो ए गुड जॉब। ठीक है, या था नॉट ओनली गोट ए स्कॉलरशिप बट ऑल्सो ए गुड जॉब, तो एंड की जगह क्या आएगा, बट आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 है और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट किस पार्ट में करनी है, ये यहाँ पर नॉट एनी एक्सक्यूज़ के अंदर। नॉट एनी एक्सक्यूज़ दो दे रखा है, इसमें करेक्शन करनी है कि करेक्शन होगी या ये सही है। देयर वर नॉट एनी एक्सक्यूज़ फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, तो पहले दिख रहा है देयर वर नॉट, नॉट तो आएगा ही नहीं, नॉट की जगह क्या आएगा, नो। और एनी एक्सक्यूज़ का मतलब नहीं है, ये आएगा नो एक्सक्यूज़। देयर वर नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं था कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करने के लिए। ठीक है, देयर वर नो एक्सक्यूज़, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है और इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है और इसमें करना है सी वाज, कहाँ है ये, दो सी वाज, थॉट सी वाज, ये आएगा, ये सिर्फ इतना दिया सी वाज का। दे थॉट सी वाज एरोगेंट एंड सी वाज वेरी शाई। अच्छा, ये आगे वाला है फिर सी वाज, क्योंकि इसमें देखो उससे पहले प्रीपोजिशन देखो तो ये वाला है सी वाज। दे थॉट सी वाज एरोगेंट एंड सी वाज वेरी शाई। इसमें आपको बताना एंड सी वाज तो दे रखा, इसकी जगह क्या आएगा। दे थॉट सी वाज एरोगेंट, वो उसको सोचते थे कि वो एरोगेंट है। वेयर एज सी वाज शाई, लेकिन वो शर्मिली थी। लोग उसको घमंडी समझते थे लेकिन वो शर्माती थी। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, कोई बोलता नहीं है, हिचकिचाता है, शर्माता है, लेकिन लोग सोचते थे कि वो घमंडी है, लेकिन वो क्या थी, शर्मिले स्वभाव की थी। तो वेयर एज सी वाज शाई, दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे की उल्टी है, इसलिए। ठीक है, लोग उसको समझते कुछ और थे लेकिन वो निकली कुछ और, तो ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। एंड की जगह क्या आएगा, वेयर एज। आगे क्वेश्चन नंबर 54 और 55, ये पैराग्राफ दिया है, आपको पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए आपको पीडीएफ दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी।
इसके अलावा जो पहली बार क्लास देख रहा हूँ वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 55% हो चुके हैं, यानी कि जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश हमारी पूरी हो चुकी। अब आगे करेंगे हम हिंदी, गणित और रीजनिंग। प्रश्न नंबर 56 से हमारी हिंदी शुरू होती है। प्रश्न नंबर 56 से हमारी हिंदी शुरू होती है। प्राचीन शब्द का विलोम बताओ। प्राचीन शब्द का उल्टा, प्राचीन यानी कि पुराना, तो इसका विलोम क्या बनेगा? नवीन, नया। प्राचीन शब्द का विलोम क्या बनेगा? नवीन, नया, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। एक है धन का मतलब क्या होता है? धन, तो धन का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये आ जाता है। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, ये ध्यान रखना। आपने कई बार सुना भी होगा, धन का अर्थ ही आएगा। धन का मतलब क्या आएगा? अर्थ। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। प्रश्न नंबर 58 दिया है कि कोटि का अर्थ होता है एक तो श्रेणी, श्रेणी में, तो दूसरे कोटि का क्या अर्थ होगा? कोटि जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है श्रेणी, दूसरा क्या होगा? आपने सुना होगा ना, लख कोटि, कोटि अलग अलग कोटि में जन्म लिया है। तो कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है करोड़। जैसे सुना होगा ना, हिंदू धर्म में 84 कोटि देवताएं हैं न, जो भी 36 कोटि देव देता है, तो वो सारा कोटि का मतलब होता है करोड़ में। ठीक है, कोटि का मतलब श्रेणी और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, दोनों ध्यान रखना। और धन का मतलब अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 59 दिया है, अणु का अर्थ क्या होता है? परंतु अणु, अणु का अर्थ होता कण। अणु होता सबसे छोटा हिस्सा, पार्टिकल, उसको बोलते कण हम। लेकिन एक अणु होता है, अणु का क्या अर्थ होता है? अणु और अणु, अणु तो हो गया कण, लेकिन अणु का क्या अर्थ होता है? अणु, अणु का मतलब होता है पीछे। अनुगमन वाले किसी के पीछे जाना, अनुसार, उसी के अनुसार। अणु का मतलब होता है किसी के पीछे, पीछे रहना। ठीक है, अणु का अर्थ होता है पीछे और अणु का अर्थ होता है कण, छोटा सा कण। प्रश्न नंबर 60 दिया है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए क्या शब्द है? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको बोलते हैं अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 दिया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, संधि के कुल किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? देखो, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। उसमें से जो स्वर संधि होती है ना, ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संधि वैसे 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और उसमें से स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये पांचों किसके भाग हैं? स्वर संधि के ये भाग है। प्रश्न नंबर 62 दिया है, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि, देखो, जिसका पहला शब्द अव्यय हो, प्रथम पद ही जिसका प्रधान हो, वो होता है अव्ययीभावी समास। क्या होता है? अव्ययीभावी समास। यथाविधि, प्रतिदिन, इन सब में कौन सा समास है? अव्ययीभावी समास। अगला है प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करें। वाक्य दिया है, उसको मिश्रित वाक्य बनाना है। राम आया और श्याम चल दिया। राम आया और श्याम चल दिया। दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। ऑप्शन बी है कि जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। सी दिया है कि राम के आने पर श्याम चला गया। डी दिया है श्याम चल दिया, राम आ गया। तो इसमें जो आएगा जैसे तैसे करके जो जोड़ा गया वो होता है वाक्य मिश्रित वाक्य। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। प्रश्न नंबर 64 दिया है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। देखो, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जहाँ सौंदर्य अर्थ में निहित हो वो होता है अर्थालंकार, जहाँ सौंदर्य शब्द में निहित हो वो होता है शब्दालंकार, और जहाँ सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित हो वो होता है उभय अलंकार। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
तो जब सौंदर्य अर्थ में निहित है उसको क्या बोलते हैं, अर्था अलंकार उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65 दिया कि अपयश कारक क्या है, यानी कि कौन सी एक ऐसी चीज जो नकारात्मक भावना रखता है। ईद का चांद, ईद का चांद का मतलब बोलते हैं ईद का चांद यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चौदहवीं का चांद भी ये होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चमकीला होना। चौथ का चांद भी होता है कम दिखाई देने वाला, तारीफ हो रही है। लेकिन एक अमावस्या का चांद यानी कि अंधेरी रात में चांद, ये किसी के अपयश का कारण है, मजाक के कारण अपयश का कारण ये बनता है। ठीक है, अमावस्या का, क्योंकि अमावस्या का तो चांद होता ही नहीं है, अमावस्या का चांद नहीं होता ना, इसलिए उसकी बेइज्जती के लिए है, ये अपयश का कारण है ये। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर 66 दिया है और इसमें पूछा गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। देखो स्वर जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर, उसको गुरु स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब जो दीर्घ स्वर है, जो गुरु स्वर है, इसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है और 2 मात्राओं का इसमें प्रयोग होता है, जैसे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि गुरु स्वर होते हैं 7 हैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर होते हैं 7। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का, गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 67 दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि अंताक्षरी जो हम खेलते हैं वो कैसे लिखा जाएगा। तो जो अंताक्षरी होते हैं वो हम बोलते हैं अंताक्षरी, लेकिन होता क्या, वो अंत्याक्षरी, ये होता है प्रॉपर नाम उसका, अंत्याक्षरी, ये उसका शुद्ध नाम होता है, अंत्याक्षरी। शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाएगी, अंत्याक्षरी। अगला है निम्नलिखित संज्ञा शब्द क्या है। संज्ञा है जो व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, गुण, दोष के बारे में बताए वो संज्ञा होती है। पुराना, मोटा, नीला, ये अलग अलग शब्द है, लेकिन जो गंगा, गंगा किसी का नाम दिया है। गंगा किसका नाम है, नदी का भी नाम है, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो कौन सी संज्ञा हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा। प्रश्न नंबर 69 दिया है हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। यह बताना गलत है। देखो हम एक सर्वनाम है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि हम एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं ना उत्तम पुरुष के भेद, तो उसमें से आता है प्रथम पुरुष के अंदर उत्तम पुरुष समास, उत्तम पुरुष सर्वनाम का भाग है। ये बहुवचन सूचक सर्वनाम है, बहुवचन हम का मतलब एक से ज़्यादा, तो बहुवचन सूचक ये सर्वनाम है, दोनों कथन सही है। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है, दोनों कथन मिला के दे रखे, ये भी सही है। एक वचन सूचक ये एक वचन नहीं है। हम का मतलब क्या है कि एक से अधिक व्यक्तियों को दर्शा रहा है हम, तो ये एक वचन नहीं होगा, ये आएगा बहुवचन, बहुवचन होगा और उत्तम पुरुष ये सर्वनाम होगा। बहुवचन उत्तम पुरुष सर्वनाम ये होता है। ए, सी और डी ये तीनों कथन सही है। अगला है प्रश्न नंबर 70, विशेषण शब्द आपको बताना है इन चारों में से। उपासना, आयतलोचना, उद्गार और वंदना, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषता बताने वाला शब्द, और वो है आयतलोचना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 70 प्रश्न हो चुके हैं। 70 प्रश्न का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हो गई। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी हमारी पूरी। अब करेंगे हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग, 2 टॉपिक हमारे बचे हैं। 15 सवाल आएंगे गणित के और 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 71 से शुरू। यहाँ से हमारा गणित का जो पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। गणित के सवाल अब हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 71 में दिया है कि एक लड़के ने एक भिन्न को 3/5 ज्ञात करने को कहा। उसको कहा गया कि भाई एक भिन्न का 3/5 हिस्सा निकालो, लेकिन उसने उसका 3/5 उसको भाग कर दिया और उसको प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक है, तो सही उत्तर क्या होगा। उसको कहा था भाई कोई भिन्न है x, ठीक है, कोई भिन्न x दे रखी है। उसको ये कहा था
कि आपको x का 3/5 हिस्सा निकालना है, x गुणा में 3/5 निकालना है। लेकिन उसने कर दिया क्या, x को 3/5 से भाग कर दिया। x बटे में 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3x, ये बन जाएगा। भाई x को 3/5 से भाग करा है तो x बटे में 3/5, ये 5 घूम के ऊपर आ जाएगा। अब ये कह रहे जो नया उत्तर आया ना, ये इस पहले वाले उत्तर से 32/75 अधिक है। कितना अधिक है, 32/75। कितना अधिक है इससे, 32/75, इसमें जोड़ दो। कहने का मतलब क्या है कि 3/5 जो x है, 3/5 जो x है वो 5/3x जो आया था इससे कितना है, 32/75 अधिक है। अब ये x का सारा एक साइड ले लो, 5/3x में से 3/5 घटा दो तो 5 5 25, 3 3 यानी कि 16/15 बचेगा नीचे। ठीक है, एक साइड तो बचेगा हमारे पास 32/75 और एक साइड बचेगा हमारे पास 16/15x। x का मान अगर हम निकालेंगे 16 दूनी और 15 पर 75, x का मान आएगा 2/5। यानी कि हमारी जो भिन्न आ गई, भिन्न जो आई हमारी जो x मानी थी वो आ गई 2/5। ठीक है, अगर ये भिन्न पूछता तो 2/5 आ जाती, लेकिन इसने सही उत्तर पूछा है, यानी कि उस भिन्न का 3/5 हिस्सा हमें निकालना है। तो 2/5 का 3/5 निकालेंगे तो इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6/5 5 25, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 6/25। देखो भिन्न का 3/5 निकालना था, लेकिन उसने निकाल दिया क्या, भिन्न का 5/3। ठीक है, भिन्न का 5/3 सॉरी 3/5 इसको भाग कर दिया। भिन्न का 3/5 निकालने का मतलब भिन्न का 3/5 से गुणा करना था, लेकिन इसे 3/5 से भाग कर दिया। अब जो नया उत्तर आया वे उससे 32/75 अधिक है। पहले वाले उत्तर से कितना अधिक है, 32/75। तो ये पहले वाले की साइड 32/75 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालोगे वो आएगा 2/5, यानी कि भिन्न आ गई 2/5। इसने पूछा कि सही उत्तर, सही उत्तर का मतलब है कि उस भिन्न का 3/5 निकालना है। तो 2/5 गुणा में 3/5 करेंगे तो 6/25 उत्तर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 72। मैं सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग करने पर हर बार एक शेष बचे, लेकिन जब इसे 13 से भाग किया जाए तो शेष 0 हो। देखो इसमें 2 प्रश्न है। अगर सिंपल ये देता कि कोई संख्या बताओ जिसको 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग दे तो हर बार एक शेष बचे, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5, 6, 8, 9 और 12, 5, 6, 8, 9, 12, और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 5, 6, 8, 9, 12 का, तो एलसीएम आता है इसका लगभग 360। 5, 6, 8, 9, 12, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आता है 360। अब पूछता है कि हर बार एक शेष बचे तो इसमें एक जोड़ देते तो 360 61 उत्तर हो जाता हमारा। अगर ये इतना ही पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर एक शेष बचे, तो वो संख्या हो जाती 361। लेकिन इसने पूछा है कि लेकिन वो संख्या 13 से पूरी पूरी भाग भी होती है, 13 से पूरी पूरी भाग होती है, तो हमारी वो संख्या बनेगी 360। इसका एलसीएम हो गया उसका x गुणा जमा में 1, और ये सारा का सारा 13 से भाग होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर सारा जुड़ के ही 13 से भाग होगा, ये इसमें बताया गया है। 360 का कितना भी गुणा, क्योंकि इसका एलसीएम है ना, उसका कितना भी गुणा कर लो, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये पहली स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी, क्योंकि 360 x का मतलब इसका एलसीएम का कितना भी गुणा कर लो ये पूरा पूरा भाग होगा। हमें एक शेष बचाना तो इसमें 1 जोड़ के 13 से भाग दे दिया, ये आना है 360 x + 1/13। अब यहाँ पे एक x का मान पुट करते रहो और देखो 13 से कितने पर भाग जाता है। अगर हम 360 x जमा 1 में x का मान 1 रखेंगे तो कितना बनेगा 361। 361 को 13 से भाग करेंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो 720 जमा 1 कितना बनेगा 721, ये भी पूरा पूरा 13 से भाग नहीं जाएगा। तो इसमें जब लास्ट में हम x की जगह 10 रखेंगे तो ये बनेगा 3600 + 1 3601। तो 3601 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 8, 9 और 12 से जब भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और ये 13 से पूरा पूरा भाग जाता है, 13 से पूरा पूरा ये भाग जाएगा। ध्यान रखना संख्या कैसे निकालेंगे, 360 x जमा 1/13 ऐसे करके, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 दिया है कि 3 घंटियाँ एक साथ रात को 8 बजे बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, तीनों एक साथ अगली बार कब बजेगी। तो इनका सबसे पहले हमको निकालना एलसीएम जो कॉमन फैक्टर हैं।
20, 30 और 40। 20, 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। अब ये घंटी अगर 8 बजे बजी तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? 120 मिनट बाद। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। रात को 8 बजे बजी है तो रात को 10 बजे अब अगली बार घंटी एक साथ बजेगी, क्योंकि 2 घंटे बाद बजेगी। तो 8 बजे बजी थी, अब 120 एलसीएम आ गया, यानी कि 2 घंटे बाद बजेगी। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा रात के 10 बजे। अब ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ऑप्शन ए उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 और ये सीधा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन में एक फार्मूला लगेगा, वो है बोर्ड मास का, BODMAS। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे पहले ये लघु ब्रैकेट ये है ना, ये छोटे वाले ये ब्रैकेट सोल्व होंगे। उसके बाद ये ऑफ का निशान सोल्व होगा। उसके बाद में भाग का निशान सोल्व होगा। सबसे पहले इस पहले वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पहले भाग का निशान सोल्व होगा, फिर ये घटा का सोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको सोल्व करना है। जैसे पहले ये हिस्सा है 88 - 44। ठीक है, ये भाग में 22 चौक 88 गुणा, इसको सोल्व करो तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, ये बचेगा 1/2 - 2। 1/2 - 2 करेंगे तो -3/2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? -3/2। यहाँ से ये 2 से काटेंगे 44 आ जाएगा, ये माइनस का, और उसको भाग करके इसको सारा सोल्व कर लेना है। उत्तर आएगा 265/3। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 इसके अंदर दिया है, ध्यान से पढ़ने का सवाल है, आराम से पढ़ के करना है कि एवरेज सैलरी दे रखी है मैनेजर की और वर्कर की। एवरेज सैलरी जो दे रखी है वो मैनेजर और वर्कर की एवरेज अलग अलग सैलरी दी गई है। ठीक है, एक का एवरेज सैलरी दे रखी है एक्स और एक दे रखी है वाई। ठीक है, मैनेजर की एक्स हो गई और वर्कर की वाई एवरेज सैलरी हो गई। नंबर ऑफ मैनेजर इज 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वर्कर्स। जितने वर्कर है उसके 15 गुना मैनेजर है। तो सभी की एवरेज सैलरी आपको बतानी है। देखो इस प्रश्न में छोटी सी गलती क्या है, एवरेज सैलरी जो प्रबंधक की है वो एक्स है और लेबर की है वो वाई है, ये ध्यान रखना बस। इसमें जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक दे रखा वो ये दे रखा है कि प्रबंधकों की औसत सैलरी एक्स है और श्रमिकों की औसत सैलरी है वाई। और प्रबंधक जो है ना, यानी कि जो मैनेजर जो है वो 15 गुना है लेबर के। ठीक है, अगर लेबर हमने ए मान ली तो मैनेजर कितने हो जाएंगे? 15 ए बनेंगे, क्योंकि जो लेबर है उसका 15 गुना दे रखी है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, ए मत मानो, एक मान लो। हमने माने लेबर कितनी है? 1, तो मैनेजर कितने हो गए? 15 गुना 15 लेबर हो गए। टोटल श्रमिक कितने हो गए? 16। टोटल श्रमिक कितने बन गए? 16 बन गए। ठीक है, तो टोटल के लिए एवरेज निकाला सभी का, तो नीचे तो बटे में आएगा 16। इसके बाद इसने क्या कहा है कि प्रबंधकों का औसत वेतन x है। तो प्रबंधक हैं कितने? 15, तो 15 का औसत वेतन कितना हो जाएगा? 15x। श्रमिकों का औसत वेतन है y, श्रमिक कितना है? 1, तो 1 का औसत वेतन हो जाएगा y। तो ये टोटल वेतन आ जाएगा 15x जमा y सभी का। और 16 का एवरेज वेतन निकाला तो भाग में 16 कर देंगे। 15x जमा y बटे में 16। आपको क्या करना? एक मजदूर मान लेना, एक श्रमिक मान लेंगे तो मैनेजर उसके 15 गुना दे रखे, तो मैनेजर हो जाएंगे 15। टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 16, एक श्रमिक और 15 मैनेजर। बस इसमें ये ध्यान रखना, द एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर इज एक्स और एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर इज वाई, ये दे रखा है। ये एक्स नहीं, यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा। उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का, 15x जमा वाई बटे में 16। अगला है प्रश्न नंबर 76। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, उनके बीच का अंतर 189 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 13:20। एक संख्या मान ली 13x, दूसरी मान ली 20x। इनके अंतर दे रखा है, तो 20x और 13x इनका अंतर कितना हो जाएगा? 7x। माइनस मत लेना, क्योंकि दोनों का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटेगी। तो 13 में से 20 7x, और अंतर दिया कितना है? 189। x का मान निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49। x का मान आ गया 24। तो एक संख्या थी 13x, दूसरी संख्या हमने मानी थी 20x। इसने छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कौन सी होगी? 13x। 13 और x का मान कितना आएगा? 24। तो 13 गुणा में 24 हमने करना है। ठीक है, सॉरी 27 आएगा। 7 दूनी 14, 7 7 49, 27। तो 13 गुणा में 27 हमने ये करना है प्रश्न नंबर 76 में, और वो आ जाएगा 351। भाई इन दोनों का अंतर दे रखा है, ये अंतर कितना हो गया? 7 का मान कितना दे दिया? 189। एक का मान कितना आ जाएगा? 27।
छोटी संख्या पूछे, छोटी कितनी है 13, तो 27 गुणा 13 करेंगे 351 उत्तर आ जाएगा। एक्स मान के भी कर सकते हो, बिना एक्स के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 दिया है कि एक छात्र ने 4/5 की जगह 5/4 से एक संख्या को गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखो प्रतिशत निकालना है ना, तो सीधे सीधे ये मान लो कि हमने संख्या थी वो 100 थी, क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान रहेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि पहले संख्या कितनी थी वो 100 थी। अब इसने कहा कि 4/5 से इसको गुणा करना था। अगर 100 को हम 4/5 से गुणा करते तो कितना आएगा, ये 80 आना था ना भाई, 100 का 4/5, लेकिन इसने इसको 5/4 से गुणा कर दिया, तो 100 का 4/5 की जगह इसने 5/4 निकाल दिया। अब वो कितना आ गया, 125 आ गया। उत्तर आना कितना था, 80, आ गया कितना 125। कितना फालतू उत्तर आया है 45। कितने पे भाई, हमारा वास्तविक मान कितना आना था, 80 तो आना था हमारा वास्तविक मान। तो 45/80 गुणा में 100, 0 से 0 काट दे और ये काट लो, 45 गुणा 10/80 करके। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 2 चौकी 8, ये कहा आएगा 2 5 10, और ये टोटल सारा आपको सोल्व करना है लास्ट में। देखो पहले तो संख्या हमने मानी 100, ठीक है। अब इसको 4/5 से गुणा करते हम, पहले इसको 4/5 से गुणा करना था तो ये आता 80, लेकिन उसने कर दिया इसको कितने से, 5/4 से। अब कितना आ गया, ये 125। भाई 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 5 125 हो गया। अब आना कितना था 80, आ गया कितना 125। ठीक है, कितने का फर्क आ गया 45 का, कितने पे 80 पे। 80 क्यों लिया, क्योंकि हमने उत्तर जो सही निकलता हमारा वो 80 आना था। करेक्ट उत्तर हमारा 80 आना था अगर हम 4/5 से गुणा करते, गुणा में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 चौकी 8, 2 5 10। 45 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225/4। 225/4 करेंगे तो 4 5 20, 4 6 24.25। कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, 56.25। इस प्रश्न के अंदर जो सारे ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत दिए हैं। इस प्रश्न के अंदर सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 56.25% का एरर उसमें रहा है। एक तो तरीका है ये 100 मान के, दूसरा हमने क्या करना है, ये 5/4 होगी, 5/4 करना था, 4/5 हो गई। भाई 4/5 से गुणा करना था, 5/4 से कर दिया, तो बड़ी में से छोटी घटा दो और करना किसका है, 4/5 का गुणा में 100। ठीक है, इनका सीधा करके निकाल दो। अच्छा, अगर ये सवाल उल्टा देता कि संख्या को 5/4 से गुणा करना था लेकिन उसने 4/5 से कर दिया, तब इसका उत्तर आएगा 36%। ठीक है, अगर उसमें देता कि एक स्टूडेंट को किसी संख्या का 5/4 से गुणा करना था लेकिन 4/5 से कर गया वो, तो 100 का 5/4 निकाले तो 125 आता, फिर उसका निकाले तो 80 आता, अंतर वही 45 का था। लेकिन अब 45 का अंतर किस पे है, 125 पे है। पिछली बार अंतर किस पे था, वो 80 पे था। 25 चौक 100, 25 5 125, 5 9 45, 9 चौक 36%। समझ के सवाल करना है, पूछा क्या है, क्या डाटा आपको दिया है, रटना मत। कई जगह इस सवाल का उत्तर 36% दिया मिलेगा जो गलत है। इसका सही उत्तर आएगा 56.25%। 36% उत्तर जब आता जब डाटा उल्टा देता कि संख्या को 5/4 से गुणा करने की बजाय 4/5 से वो गुणा कर गया, तब इसका उत्तर 36% आता। ठीक है, अब उत्तर आएगा इसका 56.25%। सवाल नंबर 78 है अगला। रमन ने 9 साल बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। 9 साल बाद ब्याज कितना दिया, 13,300 का। पहले 2 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की धनराशि ली। देखो टोटल कितने परसेंट बन गई। देखो 2 साल के लिए 6% लिया तो कितनी दर हो गई, 12। 3 साल के लिए 9 लिया तो 9 तिया 27, प्लस बच गए कितने, 3 और 2 5 साल हो गए, बचे कितने, टोटल 9 साल का ब्याज था तो बच गए 4 साल। 4 साल लिए 14% की, तो 14 चौक 56, टोटल जोड़ेंगे कितना बनेगा, 95 बन गया। 95 यानी कि 95 क्या बन गया, ब्याज बन गया। जो दर बनेगी वो ब्याज ही तो बनेगी। अगर हमने मूलधन 100 रुपये मानना है तो अगर ये सारी दर है तो टोटल दर कितनी बनेगी, 95%। तो 95 जो ब्याज जुड़ा है इसका, उसके वैल्यू दे रखे 13,300, क्योंकि उसको ब्याज मिला 13,300 का। हमारा ब्याज बनेगा 95 रुपये का, क्योंकि हमने 12 साल की दर जोड़ दी है। 95 की वैल्यू 13,300 दे दी तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140। 13,300 बटे 95 करेंगे तो 140 आ जाएगी।
100 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि मूलधन हमने शुरू में 100 ही मानना था। तो उत्तर आ जाएगा 14,000। पहले तो जो 12 वर्षों की जो दर है उसको टोटल जोड़ दो, टोटल दर हो जाएगी हमारी 95%। मूलधन हमने 100 मान लिया, तो इसका अगर 95% निकलेगा ब्याज 95% दर का, 12 क्यों भाग में नहीं किया एक बात बताते हैं, क्योंकि हमने सारी दर जोड़ दी है 12 साल की, तो सीधे 95 आ गई, 12 साल की दर आ गई। ठीक है, तो इसका जो अगर 95% निकालेंगे तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा 95, यानी कि 100 रुपये पर 95% दर की हिसाब से 95 रुपया ब्याज बना था, लेकिन दे रखा ब्याज 13,300, यानी कि 140 गुना। तो मूलधन कितना है 100, तो इसको 100 से गुणा कर तो 14,000 उत्तर आ जाएगा। बाकी जो आपको तरीका नहीं सही लगे उससे भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 79 सिद्धिया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 7:5 में है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना दे दिया 7, क्रय मूल्य 5, लाभ कितने का हो गया 2 का। किस पे लाभ, हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 5, तो ये हो गया 20 दूनी 40% का लाभ होगा। ठीक है, कोई चक्कर एक्स वैक्स के चक्कर में मत पड़ना। विक्रय मूल्य 5 रुपये, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 7, क्रय मूल्य 5, 2 का लाभ हो गया बटे में क्रय मूल्य। प्रश्न नंबर 80 ये वही है जो प्रश्न नंबर 78 हमने किया था, ये प्रश्न सेम रिपीट हो गया, आप देख लेना। अगला है सवाल नंबर 81, एल्कोहल जल का अनुपात 1:5 है, यदि इसमें जल एल्कोहल से 2 लीटर अधिक है। देखो एल्कोहल और वाटर का अनुपात दे रखा 1:5, टोटल कितना हो गया ये 6 हो गया, टोटल 1 और 5 जोड़ के 6। लेकिन इसने क्या है कि जल जो है वो एल्कोहल से 2 लीटर अधिक है। यहाँ पे एल्कोहल से पानी कितना अधिक है, पानी कितना है 5 लीटर, एल्कोहल कितना है 1 लीटर, तो कितना फालतू हो गया पानी 4 लीटर। हम वैसे मान के चलते भाई 5 पानी है तो 1 एल्कोहल है, इसमें टोटल 6 है, तो 4 का मान कितना दे रखा है इसने 2 लीटर। हमने निकालना है कि जल कितना है, 4 का मान दे रखा है इसमें 2 लीटर, तो 1 का मान कितना आएगा 2/4 यानी कि 1.5। हमें 5 का निकालना, तो 5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 0.5 से 5 को गुणा करेंगे तो 2.5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1:5 दे रखा है, टोटल हो गया 6, और ये दोनों का अंतर कितना है 4 का, लेकिन ये अंतर दे कितना रखा, 4 का मान कितना दे रखा 2 लीटर। हमने जल की मात्रा निकालनी है, 5 का मान निकालना, 4 का मान अगर 2 लीटर तो 5 का मान कितना आ जाएगा 2.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 4 का मान 2 लीटर, तो 2 का मान कितना आएगा 1 लीटर, 1 का मान कितना आएगा आधा लीटर, तो 5 का मान कितना आएगा 5 गुणा में आधा लीटर यानी कि 2.5 लीटर। ऑप्शन डी उत्तर आएगा, इसमें 2.5 लीटर पानी है। प्रश्न नंबर 82 दिया है, सवाल नंबर जो 82 दिया है वो देखो, टाइम एंड वर्क पे ये सवाल दिया है। कोई व्यक्ति के है वो अकेला एक काम को करता है 20 दिन में, अम जो है अकेला वो एक काम करता है 30 दिन में, तो दोनों टोटल काम करेंगे 60। के की जो क्षमता आएगी 20 या 60 और एम की क्षमता आएगी 30 दूनी 60। ठीक है, के और हम एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, 3 और 2 मिला के 5 यूनिट। लेकिन के जो है वो 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 5 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, डेली 5 यूनिट करेंगे तो टोटल 25 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम था कितना 60, बच गया कितना 60 काम था, 25 इन्होंने एक साथ कर लिया, पूरा बच गया कितना 35। बचा हुआ जो 35 यूनिट काम है, शेष काम वो करेगा अकेला एम, और एम की क्षमता है 2, तो 35 यूनिट काम 2 की क्षमता से कितना दिन में करेगा 35/2 दिन, यानी कि 17.5। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 35/2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 35/2। सवाल नंबर 83 दिया है आगे, सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में, तो पहले तो इसको भी घंटे में बनाओ, क्योंकि आगे किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दे रखी है। तो देखो पहले तो निकालते स्पीड, यानी कि गति का काम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। दूरी दे रखी है 18 किलोमीटर, समय दे रखा है नीचे 12 मिनट। अब मिनट को अगर घंटे में बनाओगे तो इसको 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो 60 घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे का 60 हट जाएगा। 12 5 60, 18 5 90, यानी कि सूरज की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहली लाइन से इसकी स्पीड निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके, दूरी बटे में समय करके। समय मिनट में तो इसको घंटे में बदलेंगे, मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 12/5 यानी कि 12/60 करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा सूरज की स्पीड आ गई। लेकिन उसने कहा कि अगर वो स्पीड 30 किलोमीटर कम कर ले, तो 90 स्पीड आ गई, 30 कम करे तो कितनी स्पीड हो जाएगी सूरज की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब सूरज की जो स्पीड आ गई नई, वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है 18 किलोमीटर। समान दूरी पूछे ना इसने, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा,
तो समय क्या होएगा, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, समय कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 18/60 समय आ गया। अब ये समय आ गया घंटे के अंदर। घंटे को अगर मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, मिनट से घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग, और घंटे को मिनट से घंटे में बनाएंगे 60 से भाग, उस घंटे को मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुणा, तो 60 से 60 कट जाएगा, समय कितना लगेगा 18 मिनट। ठीक है। अगर वो अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो अब उसको लगती है 18 मिनट, पहले लगती थी उसको 12 मिनट, उस समय गति थी उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 84 है ये पाई चार्ट, आप खुद से देखना। 85 दे रखा है, कौन सा रीअकरिंग डेसिमल है, यानी कि जो डेसिमल के बाद जो भिन्न खत्म ना हो, भाग देते रहो उत्तर आता रहेगा बार बार, वो आपको बताना इनमें से कौन सा है। ठीक है। जैसे 24/60 करेंगे तो ये आएगा 0.4, 24/120 करेंगे तो आएगा 0.2, 24 अगर हम 30 करते तो ये आएगा 0.8, लेकिन 24 अगर 90 करते आएगा 0.266666। तो जो ऑप्शन बी है ये है रीअकरिंग डेसिमल, जो बार बार पैदा होने वाला डेसिमल है, जो कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 85 सवाल हो गए, यानी कि यहाँ पे हमारा गणित भी पूरा, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित पूरा। अब सवाल नंबर 86 करते हैं और यहाँ से हमारी शुरू होती है रीजनिंग। क्या शुरू होती है, रीजनिंग। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से, नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। और जो पहली बार क्लास देख रहा हूँ वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सवाल नंबर 86 दिया है, यह है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन दिया है, नीचे निष्कर्ष दिया है। कथन है कि सभी राजा रानियां हैं, ये अंदर राजा, ये बाहर रानियां, सारे राजा रानियां हो गई। कुछ रानी सैनिक भी हैं, तो कुछ रानी है ये सैनिक हो गए। सभी सैनिक चोर हैं, तो ये सारे जो सैनिक है ये चोर हैं। अंदर कौन है, राजा, बाहर कौन है, रानी, और ये अंदर कौन है, सैनिक, और ये बाहर कौन है, चोर। पहला है कि कुछ राजा चोर है, कुछ राजा चोर, राजा तो एकदम अंदर है, राजा और चोर का कोई सीधा संबंध नहीं दिया, राजा और चोर का कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया, तो हम कुछ नहीं कह सकते, गलत है। कुछ चोर रानियां हैं, बिल्कुल, ये बाहर की रानी है और ये चोर है, ये जो हिस्सा कॉमन है ये वाला, कुछ रानियां चोर है, बिल्कुल सही है। सभी राजा चोर है, तो कोई संबंध नहीं, राजा का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। राजा के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि सभी राजा रानियां हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ रानी राजा है, बस, और कोई स्टेटमेंट सीधी ट्रू नहीं है। तो इसमें से जो 3 निष्कर्ष है, इसमें सिर्फ निष्कर्ष दूसरा सही है, कुछ रानियां चोर हैं। ठीक है। निष्कर्ष 2 है वो ही बाकी सही है, और ये बात किस में कही गई है, ऑप्शन ए में। देखो जो निष्कर्ष आपका निकले ना, उसका ऑप्शन जरूर देखना कौन सा उत्तर दिया है। कई बार ये निष्कर्ष 2 हम भी ऑप्शन लगा देते हैं बिना पढ़े, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। 87 नंबर का है, ये फैमिली रिलेशन का दिया गया है। ये बताया गया कि परसेंटेज का मतलब बेटा होता है, हैज़ का मतलब बेटी होती है, एम परसेंटेज का अर्थ भाई होता है, @ का अर्थ बहन होता है। तो इसमें आपको W और T का संबंध बताना है, W और T तक का आपको संबंध बताना है प्रश्न नंबर 87 में। ठीक है। और W और T का जो संबंध आएगा वो आएगा भतीजी, भाई की बेटी यानी कि भतीजी, बुआ भतीजी का इनका रिलेशन आएगा प्रश्न नंबर 87 में। प्रश्न नंबर 88 है, ये भी फैमिली रिलेशन पे दिया गया है, फैमिली रिलेशन पे दिया है, A B सारा का रिलेशन बता के लास्ट में B और E का संबंध पूछा है, B से लेकर E तक का। B जो है वो E की पुत्र वधू आएगी, बेटे की बहू आएगी। आप ये फैमिली रिलेशन का जो है दोनों प्रश्न करके देखना, CET में फैमिली रिलेशन पे प्रश्न जरूर आएगा रीजनिंग के अंदर एक। अगला है 89 नंबर, ये है दिशा के बारे में। 89 नंबर का क्या है, ये दिशा के ऊपर ये सवाल है और ये पूछा है, मीना 12 किलोमीटर उत्तर की ओर सवारी करती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चलती है। देखो कोई भी एक लड़की है, वो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, तो हम ऐसे करते हैं ना भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये चली 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से नीचे से चली ऊपर 12 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ी और चल दी 10 किलोमीटर, होगी बात खत्म। इसके बाद इसने क्या कहा है कि नीना 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, एक ही पॉइंट से चलती है, यहाँ से चलेगी 22 किलोमीटर इधर पश्चिम की ओर चली गई। ये तो यहाँ पे आ गई मीना और ये है नीचे नीना। फिर उत्तर की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर, ये उत्तर हमारे इधर चला कितना थे, 12 चली थी वो, तो ये चलेगी 8, यानी कि इससे कम चलेगी ये नीचे तक, इतनी। नीना 8 किलोमीटर चल दी। अब उसके बाद नीना पूर्व की ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर फिर चल दी, ये इधर 5 किलोमीटर चल दिया नीना। उसके बाद क्या कहा कि वो फिर बाएं ओर मुड़ी और फिर 4 चल दी, 4 यहाँ पे चल दी।
अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। नीना के संबंध में अब मीना कहाँ है? देखो 8 ये ऊपर चली थी, 4 और चल दी, 12 इधर चली, तो यानी कि दोनों आमने सामने आ गई। अब इनका गैप कितना रहेगा? टोटल 22 किलोमीटर था। 5 ये चल ली, 8 ये चल ली, ठीक है। तो अब ये टोटल दूरी निकल जाएगी इनकी 10 और 5 15, तो ये कितना बच गया? 7 बच गया यहाँ पे। और ये किस दिशा में हो गई? अब नीना के संबंध में मीना कहाँ है? नीना इधर है, तो नीना किस साइड है? पूर्व में। 7 किलोमीटर पूर्व में इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक बार आप खुद से बना के देखना, साफ साफ डिजाइन, ठीक है। 90 का है ये कथन निष्कर्ष दिया है। सभी कॉपी किताब है, ये कॉपी हो गई अंदर, बाहर किताब हो गई। कुछ कॉपी पेंसिल, यानी कि अंदर है जो कॉपी, ये कुछ कॉपी पेंसिल हो गई। कोई भी किताब इरेजर नहीं है। किताब ये है और ये इरेजर है, इसका कोई ये नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है। अंदर क्या है? कॉपी, और बाहर क्या है? किताब, और ये क्या है? पेंसिल। कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है। पेंसिल और इरेजर के बारे में कोई स्टेटमेंट सीधी नहीं दी गई, तो ये कथन निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ कॉपी इरेजर नहीं है, कुछ कॉपी इरेजर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ कॉपियाँ मतलब जो सारी जो किताब हैं, किताब अगर इरेजर नहीं है तो किताब के अंदर ही तो कॉपी है, तो इसका मतलब कॉपी भी इरेजर नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष 2 सही है। कुछ पेंसिल किताबें हैं, बिल्कुल कुछ पेंसिल किताबें हैं, ये वाला जो हिस्सा जो कॉमन है, कुछ पेंसिल किताबें हैं। यानी कि निष्कर्ष 2 और 3 जो है प्रश्न नंबर 90 का वो सही है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 का अनुसरण करता है। ऑप्शन डी में जो बात दी गई है वो सही है। आप बना के ये चार्ट एक बार वेन डायग्राम फिर सोल्व करके देखना, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 91 भी कथन निष्कर्ष पे दिया है। कथन क्या है कि कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं, तो ये लाल हो जाएगा। इनके बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट दिए तो क्रॉस लगा लो। ये लाल है, ये छोटा है, और ये आकृति है। सभी छोटी आकृतियां हैं, सभी छोटी आकृति नहीं, गलत है। सभी थोड़ी ना, कुछ है, ये तो कुछ छोटे लाल है। लाल का तो कोई संबंध नहीं दिया, नकारात्मक संबंध दिया है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही इसमें गलत है। यानी कि ऑप्शन डी उसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। अगला है प्रश्न नंबर 92, और प्रश्न नंबर 92 दिया है एक पंक्ति में 5 अलग अलग रंग के घर हैं, पीला, नीला, सफ़ेद, गुलाबी और हरा, ठीक है। इंग्लिश में अगर इनका नाम पढ़े तो ये है येलो, ब्लू, वाइट, पिंक एंड ग्रीन। येलो हाउस है, ये राइट टू द ब्लू हाउस। ब्लू हाउस है, इसके राइट में कौन हो गया? येलो। ग्रीन हाउस है, ये लेफ्ट है वाइट हाउस के। वाइट हाउस है, उसके लेफ्ट में कौन सा है? ग्रीन हाउस। एंड राइट ऑफ द येलो हाउस, तो जो ग्रीन हाउस है ये येलो के राइट में और वाइट के लेफ्ट में हो गया। ब्लू इज द राइट ऑफ द पिंक, ब्लू जो है वो पिंक के राइट में है, तो इसका मतलब पिंक इधर आएगा ब्लू के लेफ्ट में, तभी तो जो ब्लू है वो पिंक के राइट में आएगा। तो ये बनेगा PBYGW। इसमें पूछा कि मिडल में कौन सा है, तो यानी कि बीच में कौन सा आएगा? वाई, यानी कि येलो। सबसे बीच में कौन सा रंग है? येलो, पीला। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट दी है उनको लिखते जाओ और मर्ज कर दो आपस में। 93 का दिया अलग क्या है? रविचंद्र अश्विन, MS धोनी, पार्थिव पटेल और इरफान पठान। देखो चारों ही क्रिकेटर हैं, इंडिया टीम के क्रिकेटर, तो इनमें सारे ही एक हैं। अलग करना है तो धोनी अलग कर सकते हो भाई, धोनी इंडिया टीम का कप्तान था, परमानेंट कप्तान था, बाकी टेम्परेरी थे, तो धोनी कप्तान है। प्रश्न नंबर 94 दिया है, इसमें से आकृति कौन सी अलग है? आकृति कौन सी अलग? ये देखो सारे के सारे ये इधर ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आकृति भी कैसे घूम रही है? ऑप्शन बी में भी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑप्शन डी वाले भी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ऑप्शन सी है ये उल्टी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे जो सी इमेज दे रखी है वो अलग दी गई है। A, B और D ये तीनों घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, इनके अंदर का जो गोला है, और जो सी वाला है वो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। 95 का कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन क्या है कि नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। देखो नाइट्रोजन जो है ये एक गैस हो गई और किसी चैम्बर में गैस है, ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ये अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या हो गया? गैस, और एक चैम्बर के अंदर कोई भी एक गैस है। इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, ये निष्कर्ष बताना है। इसकी क्या स्टेटमेंट की क्या सत्यता है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, तो ये हम एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं।
देखो निश्चित रूप से असत्य भी नहीं कह सकते, सत्य भी, और असंभवता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन गैस हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि चैम्बर के अंदर है। अब हमें ये नहीं पता क्या है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें है पॉसिबिलिटी है। अगला है प्रश्न नंबर 96। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना कौन सा ऑप्शन अलग है चारों में से। ADHM, PSWB, ORVA और FIMS। प्रश्न नंबर 96 में देखो, इसमें देखो हम क्या करते हैं, ए से अगर डी में जाए तो 3 ऐड हो गया, पी से एस में जाए इसमें भी 3 ऐड है, ओ से आर में जाए तो 3 ऐड है, एफ से आई में जाए तो भी 3 ऐड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करें, डी से एच में जाए, डी से एच, DEFGH, यानी कि 4 जोड़ चौथा नंबर है। ऐसे ही SAW, ये सारा सही है। गलती कहाँ है, गलती है लास्ट वाले में, एकदम लास्ट में। H से अगर हम M पे जाएंगे तो 5 का गैप है, W से B पर जाएंगे 5 का गैप है, V से A पर जाएंगे 5 का गैप है, लेकिन M से 5 जोड़ेंगे तो R आना चाहिए, यहाँ पे S दे रखा है, S की जगह क्या आएगा, R आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो अलग है एकदम। H से M, V से A और W से B, इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है तीनों का, लेकिन M से S में गलत है। प्रश्न नंबर 97 दिया है और ये पैटर्न दिया है कि जो 5, 11 और 80 का है, 6, 12 और 90 का है, तो वो और तीसरा किसका है, ये जो नीचे दे रखा इसके आधार पर। 5 और 11 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 16, इसका 5 गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18, 18 का 5 गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। सेम ऑप्शन ए में 17 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, 24 का 5 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है बिल्कुल। पहले 2 को जोड़ दो, उसका 5 गुना कर दो, वो तीसरा है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं को जोड़ के 5 गुना कर दो, वो तीसरी संख्या बनेगी, और वो सिर्फ ऑप्शन ए में बनती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 दिया है, जैसे चिकित्सक का काम है बीमारी का उपचार करना, चित्रकार का काम है चित्रकारी करना, तो जो जज होता है उसका क्या काम हो, न्यायाधीश यानी कि जज का क्या काम है, तो जज का क्या काम होता है, न्यायिक निर्णय, निर्णय सुनाना। ठीक है, जुडिशियल जो डिसीजन होते हैं वो देना, न्यायिक निर्णय देना। अगला है 99 नंबर, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 8, 4 और क्या आएगा। देखो 3 और 5 को हम 4 कैसे बनाए, 6, 8 और 7 का संबंध है वैसे। देखो 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 8 और 4 12, 12 का आधा कितना आएगा, 6। ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ऐसे इसमें जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कॉलम उठाने 3, 5 और 4, तो 5 और 3 का जोड़ के आधा कर दो, 8 और 6 को जोड़ के आधा कर दो। सवाल नंबर 100 दिया है लास्ट, 67, 64, 61, 58। देखो इसमें 3 कम है, आगे के 3 अंक तो सेम है, 599, उसके बाद 67 में से 3 गया 64, 64 में 3 गया 61, 61 में 3 गया 58, 58 में 3 गया तो 55, 59955। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 100 प्रश्न थे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के। हरियाणा CET एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज हम कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 19 है। 100 प्रश्न हमने करे हैं, जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, गणित और रीजनिंग, ये सारे टॉपिक इस क्लास में हमने देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस CET एग्जाम की क्लास है। क्लास की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना। जो पहले बार क्लास देख रहा वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 18 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, हमारा 19 नंबर का था, और जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये थी हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 19। सारे 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आगे मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के साथ। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है ध्यान रखना, हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 19 नंबर का है। नॉलेज हब पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप क्लासेज सारी देख लो। CET का एग्जाम कभी भी होगा, प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।